बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। 3 फिगर आपके सामने मौजूद हैं और इन फिगर के ज़रिए से आपको ये बताने की मैंने कोशिश की कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास। एक रॉड है और 2 बॉल्स जो हैं वो स्फेयर्स जो हैं वो अटैच हैं इसके साथ। एक का मास जो है वो ज़्यादा है और एक का मास कम है। तो स्मॉल बॉल जो है इसका मास कम है और ये जो बिगर बॉल है इसका मास ज़्यादा है। अब एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने मार्क किया है ओ से, और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जब इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट के अलावा, पॉइंट ओ के अलावा किसी और जगह पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। लेकिन पॉइंट ओ को अगर आप देखें तो ये अभी भी स्ट्रेट ही मूव कर रहा है। अब इस तीसरी फिगर में देखें, इसमें मैंने यहाँ पर नीचे की साइड पे जो है फोर्स अप्लाई की है बिगर साइड की तरफ करीब करके, तो तब भी जो है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन स्टिल देखें पॉइंट ओ, उसकी पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हो रही, वो बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी पोजीशन तो चेंज हो रही है उसकी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। जाहिर से बात है, मूवमेंट अगर हो रही है तो पोजीशन तो चेंज होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ओ, जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये रोटेट नहीं कर रहा, इस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट होता है जब जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उस पर रोटेशन जो है ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर आप अप्लाई करेंगे फोर्स तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। और वो रोटेशन इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि वो इस पॉइंट ओ के आस पास इर्द गिर्द, उस पॉइंट ओ के अबाउट जो है वो सारी की सारी रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिस जगह पे देखें मास ज़्यादा है, ये अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप का है, तो यहाँ पे देखें इस केस में क्या होता है कि जो मास जिस जगह पर ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास भी उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है पॉइंट ओ, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि ये जो बॉल है इसका मास ज़्यादा है और ये वाली बॉल का मास कम है, तो इसलिए ज़्यादा मास वाली जगह पर जो है पॉइंट हो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट अब यहाँ पे अंग्रेज़ी में मौजूद हैं क्योंकि आपने अंग्रेज़ी में लिखना है। तो द पॉइंट वेयर अ नेट फोर्स व्हेन एक्स मूव्स द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रोटेशन इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो वो पॉइंट जहाँ पर जब नेट फोर्स अप्लाई की जाए, यानी कि तमाम फोर्सेज जो ऑब्जेक्ट पर ऐड कर रही हैं उन सब का हम वेक्टर सम कर लें और फिर कोई फोर्स बचती है तो तब हम उसको कहते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर कोई ऐड करेगी और तो वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी रोटेशन, उसमें कोई घुमाव प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई टॉर्क वॉर्क का जो है सिलसिला नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। इट इज़ द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द मासेस दैट मेक्स अप द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक एवरेज पोजीशन है तमाम मास की, जिससे मिलके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का जो पूरा का पूरा मास है वो एक तरह से उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हुआ होता है, यानी कि वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, उस पर सारा का सारा मास हमें ऐड करता हुआ नज़र आता है। पॉइंट नंबर 3 है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट देन रोटेशन इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की, 2 फिगर दिखाई थी इसके लिए मैंने आपको, कि अगर हम सेंटर ऑफ मास की जगह, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और जगह पर जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है अभी भी स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा एंड द होल रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट दिस पॉइंट। और जो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा वो इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अराउंड मूव करेगा, इसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड इनटू द एयर, अब ये जो पॉइंट है ये नया पॉइंट है, यानी कि ऊपर मैंने इसके बारे में आपको ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, अभी चौथा पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड इनटू द एयर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला जाएगा, टॉस का मतलब उछालना, ठीक है, टॉस किया जाता है क्रिकेट से पहले, टॉस मतलब उछालना, सिक्का उछाला जाता है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को उछालने की बात कर रहे हैं एयर में। इन सच अवे, इस तरह से उछालना है दैट इट इज़ नॉट मूविंग एग्जैक्टली वर्टिकल, यानी बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल नहीं उछालना है, बल्कि थोड़ा सा वो क्या हो, आगे की तरफ, जैसे थ्रो करते हैं बॉल को, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कराना है। देन इट सेंटर ऑफ मास ऑलवेज फॉलोज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो
ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास, अब ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो, भले वो रेगुलर शेप का हो या इरेगुलर शेप का हो, किसी भी शेप का हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक जो है ये एक शेप का नाम है, पैराबोला। तो उस तरह की शेप की अगर ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ट्रेजेक्ट्री ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो रास्ता है, जिस रास्ते से गुजर के ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो क्या कहलाता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। तो उसकी जो शेप होगी वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। तो इसके लिए यहाँ पे देखें फिगर है, फिगर से मैं आपको बताता हूँ, ये वाली फिगर है, ठीक है। देखें ये बॉल जो है थ्रो की जा रही है, तो ये बॉल का देखें ये डॉट जो नज़र आ रहा है आपको, ये डॉट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जब इसको थ्रो किया गया तो इसने जो है ये ट्रेजेक्ट्री, एक रास्ता जो है फॉलो किया है, और ये कहलाता है पैराबोलिक शेप, ठीक है। और इस पैराबोलिक शेप के बारे में आप डिटेल में सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये शेप होती क्या है, किस तरह बनती है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ये जो मोशन है यहाँ पर, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी ऊपर की तरफ भी जा रही है जो बॉल है, और वो स्ट्रेट लाइन में यानी कि हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, 2 डायमेंशनल है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है ये। तो इसको आप स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इससे रिलेटेड बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद देखें ये तो था रेगुलर ऑब्जेक्ट, और ये तो था और ये वाला है इरेगुलर शेप का, जिसमें मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यहाँ से पतली है ये बेसबॉल बैट है, और यहाँ से ये क्या है, थिकर है, यानी इस तरफ मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ जो मास है वो इसी तरफ शिफ्ट हुआ हुआ में नज़र आ रहा है। तो अब इसने जो है बंदे ने इसको छाला हवा के अंदर, तो क्या हुआ, ये स्ट्रेट जाने के बजाय बल्कि क्या हुआ, इसने वॉबलिंग शुरू कर दी। वॉबलिंग मतलब ये घूमना शुरू हो गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है ये बेसबॉल बैट, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन में देखें इस तरह से बिल्कुल एक रेगुलर शेप में, पैराबोलिक शेप में कर्व बनाता हुआ यहाँ पे देखें गिर रहा है ये, ठीक है। पूरी जो मोशन है इसकी पैराबोलिक मोशन है, और जितनी भी रोटेशन हो रही है बेसबॉल बैट की वो इसी पॉइंट के अराउंड हो रही है, ठीक है। तो आप अपने घर में भी इस तरह की कोई चीज़ लेकर उसको थ्रो करके जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप किसी बंदे के ऊपर मत फेंक दीजिएगा, कहीं उसका सर्वर फट जाए, तो एहतियात से करिएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो अगले पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स, वो देखते हैं क्या है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद, यानी कि जो इस तरह की शेप है, जो रेगुलर शेप के जैसे स्क्वायर शेप हो गई, रेक्टेंगल हो गया, और ट्राइंगल शेप हो गई, तो ये रेगुलर शेप्स होती हैं। इसके अलावा स्फेयर हो गया, तो ये जो रेगुलर शेप्स हैं और जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी ऐसा नहीं कि कहीं से जो है वो स्क्वायर आपने ले तो लिया, लेकिन जो है वो कहीं से जनाब उस मास उसमें ज़्यादा है, कहीं से थिक हो रहा है, वो कहीं से जो है वो थिन हो रहा है, पतला हो रहा है, तो तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक जैसी मोटाई, एक जैसी लंबाई, इस तरह से होना चाहिए। हर तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसी हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर हर जगह एक जैसी हो, तो तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप इरेगुलर है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप का जो है ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है उसकी, या उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसी नहीं है, यकसा नहीं है, तो तब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ जहाँ पर मास क्या होगा, ग्रेटर होगा। इट इज़ द पॉइंट विच ऑलवेज परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। तो ये पॉइंट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो परफॉर्म करता है, और इसके अलावा कोई दूसरी मोशन जो है ये परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रोटेशन करेगा वो इसी पॉइंट के अराउंड करेगा सारी की सारी रोटेशन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म रोटेशन अराउंड सेंटर ऑफ मास। अब आगे देखते हैं जनाब। अब ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, इनका सेंटर ऑफ मास मैंने इंडिकेट किया है कि कहाँ पर है। तो एक राइट सर्कुलर कॉन है, इसका जो है वो h/4 हाइट पर मौजूद है, और ये ट्राइंगुलर शीट है, इसका जो है वो h/3 हाइट पर मौजूद है सेंटर ऑफ मास। अब ये बुक से मैंने लिया हुआ है। बुक वालों ने किया ये है कि वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज़ होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कंडीशन है कि कंडीशन वो अगर फुलफ़िल हो जाए तो तब ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ग्रेविटी है, देखिए ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है
कि ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा वेट, उसका वज़न, वेट एक फोर्स है, वो सारा का सारा जो वेट है वो उस पॉइंट के ऊपर हमें महसूस होता है कि सारा का सारा वज़न उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, कहीं और पे किसी और पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा है। और सेंटर ऑफ मास में क्या है, सारा का सारा जो मास है ऑब्जेक्ट का वो हमें महसूस होता है कि सेंटर ऑफ मास पर मौजूद है और कहीं मौजूद नहीं है, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो अगर अब ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 2 में, कि ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। जबकि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेट और मास का डिफरेंस भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात आपको बताई थी। तो वेट मास के प्रोपोर्शनल तो है, W=mg, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होने की वजह से वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि मास हमेशा हर जगह पर पूरी यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है। तो यही वजह है कि ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से जो है वो वेट चेंज हो जाता है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये चेंज हो जाते हैं, एक तरह से बिहेव नहीं करते फिर। ठीक है, अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो नियर द सरफेस, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है और हम नियर द सरफेस ही रहते हैं, तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उनको एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इसे यहाँ मेंशन करनी चाहिए थी, इसमें डायरेक्टली भाई साहब ने कह दिया है कि दोनों चीज़ें सेम हैं। तो बहरहाल मैंने आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे के हमें समझा रहा है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के हवाले से जो है इतनी डिटेल में कुछ बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अलग से आपको ऊपर समझाया था वो सब। तो अभी सारी की सारी एग्जाम्पल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही देगा। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज़ इट्स सेंटर एंड व्हेन सपोर्टेड एट दैट पॉइंट इट कैन बी बैलेंस एज शोन इन फिगर। तो एक मीटर रॉड की बात कर रहा है, मीटर रॉड है तो इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लेंथ 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दिखाई है और 50 सेंटीमीटर पर उसने एक सपोर्टिंग पॉइंट रख दिया जिसे हम फलक्रम कहते हैं। ठीक है, या पिवट पॉइंट, तो यहाँ पे उसने रखा, तो ये जो रॉड है वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने इस पॉइंट पे इसको बैलेंस किया तो इसका सारा का सारा वेट एक तरह से इसी पॉइंट पे ऐड कर रहा था। ठीक है ना, अगर हम आगे पीछे करेंगे इसको फलक्रम को, पिवट पॉइंट को, तो क्या होगा, रॉड गिर जाएगी। देखें यहाँ एरोसोर्स ने इंडिकेट किया है, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा इस बात का कि अगर हम आगे पीछे कहीं रखेंगे इसको तो क्या होगा, ये रॉड जो है नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्यों नहीं गिर रही, यहाँ क्यों गिर रही है, वो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में, टॉर्क की वजह से हो रहा है सब। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट के उन सबको क्या कर रही होगी, अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी। ये बात यहाँ पे ये बता रहा है कि इवन दो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही सारा का सारा जो वेट है वो हमें महसूस होता है कि एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा क्यों है वो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर जो है इसके ज़रिए से बताने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें, हर पार्टिकल के ऊपर लेट्स सपोज ये जो है फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से, तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं एरो से। ठीक है, तो ये एक, तो इस तरह से जो है डिफरेंट पार्टिकल्स पर ये फोर्स लग रही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर रख दी अगर, तो फिंगर रखने की वजह से क्या हुआ, जितने भी टॉर्क थे वो सब के सब क्या हो गए, इक्वल हो गए बिल्कुल। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या हो गए, इस पॉइंट पर बराबर हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो हमें जो मीटर रॉड जो है इसका सारा का सारा वेट इसी पॉइंट पर फील हो रहा है, जैसे इसी पॉइंट पर जो सारा का सारा वेट ऐड कर रहा है। द वेट ऑफ द एंटायर स्टिक बिहेव्स एज इफ इट वर कंसनट्रेटेड एट द स्टिक्स सेंटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको सपोर्ट दे दें तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे इजीली। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसको अगर सपोर्ट दे दी जाए तो ऑब्जेक्ट पर ऐड करने वाले तमाम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे उन्होंने हमें इंडिकेट की है। सही, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग, कि अगर लेट सपोज़ एक रॉड है बहुत भारी सी है, लेट सपोज़ उसकी लेंथ आपको पता चल गई।
ठीक है, लेंथ पता चल गई आपको, यूनिफॉर्म रोड होनी चाहिए, तो उसका जो सेंटर होगा वहीं पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। अब आप चाह रहे हो कि आप जो है इसी मेथड के ज़रिए से उसका वेट फाइंड कर लोगे, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है बिल्कुल इसके एंड पर किनारे पर एक वेट जो है वो एडजस्ट करो इस तरह से कि बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए। अभी जो फिगर की कंडीशन है, इस फिगर में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का यूज़ करके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का यूज़ करके आप इसका वेट जो है ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये लिखे जनाब हमने बहुत सारे पॉइंट्स। द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है उस पे जिसका जितना भी वेट है वो सारा इसी पॉइंट पे हमें अपीयर होता हुआ नज़र आता है, और वर्टिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डायरेक्शन होती है वेट की, तो मैंने वही यहाँ पे वर्डिंग यूज़ की है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है, और मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इट इज़ द पॉइंट विच कैन बी सपोर्टेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर मैं सपोर्ट दे दूँ, जिसको सपोर्ट दे दूँ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट को अगर सपोर्ट कर दें तो ये काम हमारा हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस पर, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या है, वो कितनी हाइट पर मौजूद है, कहाँ मौजूद है। ठीक है, इस पर डिपेंड कर रही होती हैं ये स्टेट्स। और ये हमारा आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पर बनाऊंगा मैं, तो वहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रेगुलर इन शेप, सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर शेप रेगुलर है, सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है ऑब्जेक्ट, तो तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा, फिर हमें दूसरा मेथड इख्तियार करना पड़ेगा। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे मैंने बताया है आपको, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है ये, और ये बुक में ये सारी चीज़ें आप वहाँ से इजीली याद कर सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज़ द सेंटर ऑफ रिंग। अगर रिंग की बात करें तो रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके दरमियान में होगा। ठीक है, अब यहीं पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात, ये देखें, ये है रिंग और यही जो है इसका मटेरियल सारा का सारा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें ऑब्जेक्ट से बाहर है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसके मटेरियल के अंदर लाई नहीं कर रहा, ये मटेरियल के बाहर है। ठीक है, और बिल्कुल अब ये देखें, ये बिल्कुल अंदर भी जो है हमारे पास मौजूद है, मटेरियल के अंदर भी मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे सिलेंडर में, सिलेंडर का जो एक्सिस होता है उस पर मौजूद होता है, और यूनिफॉर्म रॉड में बिल्कुल उसका सेंटर होता है, और ये डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। स्फीयर के अंदर स्फीयर का सेंटर होता है, और ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये मीडियंस होते हैं जनाब। ठीक है, तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है ये ज्योमेट्री में। और यही जो है क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्रायंगुलर शीट का, या ट्रायंगल शेप की जो भी ऑब्जेक्ट है उसका। तो ये सारी बातें यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से आप इजीली इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, बुक में है आपकी ये मौजूद। उसके बाद लिखा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड बाय हैंगिंग देम वर्टिकली एंड यूजिंग प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करके और ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हैंग करके हम फाइंड कर सकते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये काम हम कब करते हैं, जब शेप कैसी ऑब्जेक्ट की टेढ़ी मेढ़ी अजीबोगरीब इर्रेगुलर शेप हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। सही है, तब हम ये काम करते हैं। प्लम्ब लाइन क्या होती है जनाब, अगर मिस्त्री वगैरह को किसी को काम करते हुए देखा हो, जो मज़दूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो दीवारें वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास ये ऑब्जेक्ट होता है प्लम्ब लाइन। दीवार को जो है बिल्कुल सीधा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। इसको एक स्ट्रिंग होती है, इसके साथ एक धागा होता है, डोरी होती है, डोरी के नीचे एक लट्टू की तरह का एक जो है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेवलिंग करने के काम आता है कि दीवार बिल्कुल सीधी बनी भी है या नहीं बनी। ठीक है ना, तो जब
और ये आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे पूरा मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू अचीव लोएस्ट हाइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहता है कि वो कहाँ पर हो, लोएस्ट हाइट पर हो। और ये बात आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी जब हम स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। पॉइंट यहाँ पे बन रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देखें जनाब, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने देखा भी होगा कि इसको जब थ्रो किया जाता है तो ये आगे जाता है रोटेट करता हुआ, फिर वापस उसी बंदे के पास आ जाता है जिसने जो है फेंका था, थ्रो किया था। तो टेक्निक होती है इसकी, ऐसा नहीं कि हरा नाली बंदा जो है करना शुरू कर दे। बहरहाल तो इसका भी जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड है, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द मास ऑफ अ बॉडी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डोनट। डोनट जो शेप है वो रिंग की शक्ल का ही होता है, ठीक है ना, डोनट खाया भी होगा आपने। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, यकीनन जनाब इन द सेंटर ऑफ द होल, जो उसमें सुराख होता है, डोनट के अंदर जो सुराख होता है वहाँ पे उसका कोई मटेरियल मौजूद नहीं होता, वहीं पर होता है जनाब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका। नो। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकते हैं। नो, नहीं हो सकते। रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब सख्त ऑब्जेक्ट जो दबे नहीं, जिस पे जब फोर्स अप्लाई करो तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, वो दब ना रहा हो, उसकी शेप चेंज ना हो रही हो, डिफॉर्म ना हो रहा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वन ही होता है, सिंगल होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो नॉन रिजिड है, सच एज अ पीस ऑफ क्ले, जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह, एंड इज़ डिस्टॉर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स, तो तब और हम उसको जो डिफरेंट शेप में जो है वो बदल सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो, डीफॉर्म कर सकते हो, तो तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डिपेंडिंग अपॉन शेप चेंज उसकी जो शेप में अगर आप चेंजिंग कर देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन तब भी हर शेप के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही रहेगा। इवन देन इट हैज़ वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एनी गिवन शेप। अब ये जनाब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड थिन लेमिना, ये किताब से लिया हुआ है मैंने, सब वहीं पे मिल जाएगा आपको। तरीक़ेकार बता देता हूँ मैं, ये सब आपको वहीं मिल जाएगा। देखिए, एक जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए इरेगुलर शेप का, उसको क्या करना होता है, उसमें डिफरेंट जगहों पे सुराख कर देते हैं। उन्होंने कहा 3 सुराख कर लें काफ़ी हैं, तो लेट सपोज 1 2 3 सुराख यहाँ पे हमने कर लिया। अब बारी बारी क्या करना है, इसको हमने टांगना है हुक के ज़रिए या पिन के ज़रिए, पिन से जो है हैंग करना है इसको। और साथ ही साथ हमने ये जो प्लम लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मिस्त्री वगैरह के पास होती है, ठीक है, डोरी के साथ जो एक ऑब्जेक्ट को हम लटका देते हैं। लट्टू की तरह की शेप का होता है ये, और ज़रूरी नहीं कि लट्टू की तरह की शेप जो है नीचे लटकाया हुआ हो, कोई आप स्फेरिकल चीज़ भी जो है नीचे लटका सकते हैं, जैसे पेंडुलम बनाते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। करना क्या है, हमें इसकी मदद से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। जो ये ऑब्जेक्ट है इसको वर्टिकली हैंग करने के बाद ये जो प्लम लाइन आप लटकाएंगे, हैंग करेंगे इसके साथ, इसके ज़रिए से आपने क्या करना है, इस पर लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन पे हमने होल किए हैं, फिर बारी बारी इन होल को हम यहाँ पे एंटर करेंगे, पिन के अंदर वर्टिकली हैंग करेंगे और फिर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो जहाँ पे ज़्यादा लाइंस आके मिलेंगी वहीं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन लाइंस का, वही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इरेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। कब, जब सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक बात की जाए जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू सेम हो। अदरवाइज ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी दे कैन बी डिफरेंट। अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये किसी की जनाब कमेंट में किसी ने फरमाइश भी की थी कि ये टॉपिक करवा दें, तो सेल्फ असेसमेंट वगैरह में ये टॉपिक था नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था इससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट वगैरह में, तो हो सकता है मैं नहीं भी करता, लेकिन बहरहाल उनकी फरमाइश थी तो कमेंट में तो पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आप देख लें, आप जो है जिसने भी की थी फरमाइश, आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। आप तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।